जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र कैंसिस स्टडीज़ में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के भौतिकी के विद्युत धारा के पार्ट 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। आपका समय बर्बाद किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में घरों में विद्युत परिपथ क्या होते हैं, समूहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानताक 220 वोल्ट 100 वाट है। इसका क्या मतलब, 120 वोल्ट जब 100 वाट के बल्ब में देंगे विभवांतर, ठीक है, तो 100 वाट देगा। और जब उसी में यदि हम 110 वोल्ट कर देंगे, वोल्ट कम कर देंगे, तब उसमें कितना शक्ति प्रचालित होगा, कितना शक्ति होगा उसमें, ठीक है, वही हमें बताना है। समझ गए, P2 हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला होते हैं, ठीक है, शक्ति का ही, P बराबर V² बटा R, ये फार्मूला होता है। ये हम P1 का वैल्यू से निकाल देंगे, ठीक है। तो P1 जहाँ कि यहाँ पे दे रखा है 220 वोल्ट, क्या दे रखे हैं 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम R का मान निकालेंगे, तो R जो हो जाएगा हमारा V² अपॉन में P1 होगा, ठीक है। तो V² यानी कि यहाँ पे पहला जो दिया है V1, तो V1 कितना है 220 वोल्ट का स्क्वायर, 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएंगे। अब बटा में P1 100 है, तो ये कट जाएंगे 0 0, तो हो जाएंगे कितना 22 के स्क्वायर हो जाएंगे 484। ये निकल कर आया R का मान, प्रतिरोध का मान निकल करके आया है, ठीक है, ये मान आया। वही बात अब हम दूसरा में लागू करेंगे P2 में, P2 निकालने के लिए, और इसमें V2 का मान दे रखा है 110 वोल्ट, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। तो R यहाँ पे क्या हो जाएंगे, P2 निकालने के लिए क्या हो जाएंगे फार्मूला V² अपॉन बटा में R होगा। तो यहाँ पे V² का जो मान दे रखा है, यहाँ पे V2 110 दे रखा है, ठीक है। फिर V2 निकाल रहे हैं, तो 110 दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे देंगे 110 स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं 110। और R का मान अभी भी हमने निकाला है कितना 484 आया, 484 आया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 484 जो है 22 गुना 22 है, 22 का स्क्वायर होता है, क्या होते हैं 22 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप हम नहीं तो इसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख लें 22 गुना 22 लिख लेते हैं। तो इसको हम कट करते हैं, तो 11 दूनी 22 हो जाएंगे, और 11 दहाई के 110 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएंगे 11 दूनी 22 हो जाएंगे, और 11 दहाई के 110 हो जाएगा। ये कट जाएंगे, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये कट करके ये 5 आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 25 25। तो क्या निकल कर आया वोल्ट, यानी कि वाट, क्या निकल कर आया वाट शक्ति P2, यानी कि जब इसको हम 110 वोल्ट पर उसी बल्ब को प्रचालित करेंगे, तो ये कार्य कितना करेगा 25 वाट का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर इसमें से क्या होगा, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, इसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर की कुंडली नाइक्रोम के तार की बनी होती है, क्योंकि इसकी जो होता है प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं, उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और विद्युत हीटर के संबंध में कुछ हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए विद्युत हीटर है और ये इसका तार है, तो इसका तार जो होते हैं
नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जान लीजिए। नाइक्रोम किसका बना होता है? नाइक्रोम के तार का बना होता है। तो नाइक्रोम, इसमें जो होता है नाई मतलब होता है निकेल, क्या हो जाएंगे? निकेल। तो ये जो होता है निकेल प्लस क्रोम, क्रोम मतलब हो जाता है क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है, ठीक। यानी प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और इसका गलनांक भी क्या होता है? गलनांक भी उच्च होते हैं। इस विद्युत हीटर जो होता है, विद्युत हीटर हो, कोई भी उपकरण होता है इस तरह का, विद्युत इस्त्री, ये सब जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत धारा के, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर क्या करता है? काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है, ये भी पूछते रहता है कि ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का तार निकेल और क्रोमियम का बना होता है। इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, इसलिए आग बबूला टाइप के रहता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का व्यवहार होता है विद्युत परिपथ को तोड़ने में होता है। ये नंबर होगा एकदम बिल्कुल सही आंसर है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा होगी। ये पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहे हैं कि एक तार है, ठीक है, एक तार है जिसका प्रतिरोध जो है 2 ओम है, ठीक। और इससे धारा आई 5 एम्पीयर प्रवाहित हो रहा है। 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में 5 कूलम्ब आवेश से प्रवाहित होता है, इसका मतलब ये हुए, ठीक। और ये कितना समय तक? ये जो है 30 मिनट तक, 30 मिनट तक जो है ये धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। टाइम, एक तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है और इसमें धारा 5 एम्पीयर प्रवाहित हो रहा है, और ये 5 एम्पीयर की धारा जो है 30 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो पूछ रहा है तो इसमें ये 30 मिनट जब तक धारा इसमें प्रवाहित होगा, इसमें कितना उष्मा जो है उत्पन्न होंगे, यही पूछ रहा है। 30 मिनट के अंदर में हीटिंग, ये हीट पूछ रहा है, ठीक। तो हीट के लिए एक फार्मूला होता है, उसमें यदि ज्ञात करना, हीट फॉर आई स्क्वायर आर टी होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे आई का वैल्यू दे रखा है 5 एम्पीयर। कितना दे रखे हैं? 5 एम्पीयर दे रखा है। और यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? ये प्रतिरोध आर हुआ, ठीक है, और ये टी टाइम है और यहाँ पे 5 एम्पीयर है। तो आई जो है, आई का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएंगे और गुना आर, आर का वैल्यू कितना है? 2 ओम, तो 2 हो जाएंगे। टी कितना है? 30 मिनट है। कितना है? 30 मिनट है। अब मिनट में है और समय का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसको मिनट को हमको सेकंड बदलना है, तो सेकंड बदलने के इसमें हम 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3 छः के 18, 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, 25 दूनी क्या हो जाएंगे? 50 और 1800, ठीक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 18, 5, 18 पचे 90 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, 90 होगा। और यहाँ पे क्या है? 1 शून्य यहाँ पे, 2 शून्य यहाँ पे, 3 शून्य और डालना है, 3 शून्य हो गए। तो इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 10 पर पावर 4 लिखेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हीट यानी कि उष्मा, उष्मा का सही मात्रक क्या होता है? उष्मा का मात्रक होता है जूल, होता है। क्या होता है? जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 9 गुने 10 पर पावर 4 जूल। तो इसमें यही होगा, 9 गुने 10 पर पावर 4 जूल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है,
100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। यहाँ मान लिखा हुआ है, यहाँ मान होना चाहिए था, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बल्ब है, एक क्या है, एक बल्ब है। मान लीजिए ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक। और इसको जो है 220 वोल्ट यानी 250 वोल्ट विभव इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। और ये बल्ब जो है जब इसमें 250 वोल्ट दिया जाता है, ये 100 वाट, कितना, 100 वाट, तो कहता है इसमें बताइए इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा कितना लग रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दे रखा है हमारा भी का मान दे रखा है, और ये जो हमारा शक्ति पी का मान दे रखा है, कि जो है भी का जो मान है यहाँ पे 250 वोल्ट दिया हुआ है, विद्युत विभव का मान 250 वोल्ट है। और पावर मतलब शक्ति का जो मान दे रखा है यहाँ पे 100 वाट है, ठीक। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है धारा का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए फॉर्मूला होते हैं कि हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होते हैं, VI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम V का मान कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट दिया हुआ है, और I का मान दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे P का मान दे रखे हैं यहाँ पे इसका मान दे रखा है 100 वाट दे रखे हैं। तो यहाँ पे सुना चले जाएंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आई का जो मान आया वो कितने आ जाएंगे, ये यहाँ पे गुना में है और ये पलट करके बट्टा में चल जाएगा, ये भाग में चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, 2/5 हो जाएगा। 2/5 का मान कितना हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 0.5 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तार की यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। ये बात जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल, यदि किसी तार की मान लो कि ये लंबाई बढ़ाएंगे, यदि मान लो पहला 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, और इसको हम 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई को कर दें, इसकी लंबाई को हम बढ़ा दें 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक। तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध क्या होंगे, बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्रतिरोध 5 है आ रहा है, तो यहाँ भी प्रतिरोध बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लंबाई लेंथ क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं, अब क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी तार की लंबाई सिर्फ बढ़ाए और तार की मोटाई बढ़ने लगे, तार की मोटाई बढ़े, तार ज़्यादा मोटा हो, तो यहाँ पे क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा, ये क्षेत्रफल जो होता है वो प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एरिया जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यानी कि तार जितना पतला होगा, प्रतिरोध यानी कि क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल को यदि हम घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, ये चीज़ है। अब यहाँ सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है एक तार है, ये पहले मान लो कि इसका लंबाई L था, अब इसको खींचकर दुगुना कर दिया, तो ये भी L हो गया, यानी कि भले ही लंबाई इसका क्या हो गया, 2L हो गया, दुगुना हो गया। लेकिन तार की मोटाई मान लो कि पहले होगा A, पहले क्या होगा A, लेकिन अब इसके तार को जो खींच दिया गया है
तो इसका मोटाई कुछ पतला हो गया होगा कि नहीं होगा। इसका मोटाई क्या हो गया, पतला हो गया। तो पतला जब हो गया तो एरिया इसका क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। जितना पहले होगा लंबाई दुगुना करें इसका एरिया आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जब एरिया आधा हो जाएंगे, एरिया जैसे कि फॉर्मूला होता है आर से यहीं से निकालेंगे हम। आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रो इंटू एल बट्टा ये होता है, जो कि यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है ये। तो लंबाई यहाँ पर क्या हो गया है, दोगुना। लंबाई क्या हो गई, दोगुना हो गया है। और क्षेत्रफल क्या हो गया, आधा हो गया है। तो जब यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 होगा, तो ये ऊपर चले जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो 2 दूनी क्या हो जाएंगे, ये 4 एल बट्टा ए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर का मान क्या है, एल बट्टा ए है। तो एल बटा जहाँ पे रो कांस्टेंट हो तो उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बदल जाएंगे ये। इसका जो पूरा मान हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, आर हो जाएगा। ठीक, तो 4 आर यानी कि 4 गुना उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पीयर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर होगा। विभवांतर पूछ रहा है इसमें। ठीक है, समझते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि क्या 5 ओम प्रतिरोध है, 5 ओम प्रतिरोध का तार है। इसी की समझते हैं हम यहाँ पे कि एक तार है जिसका प्रतिरोध आर 5 ओम है। कितना ओम है, 5 ओम है। प्रतिरोध आर 5 ओम है। और इससे जो धारा बह रहा है, आई जो बह रहा है, उसमें 2 एम्पीयर की बह रही है। कितने एम्पीयर बह रही है, 2 एम्पीयर की धारा इसमें बह रहा है। 2 एम्पीयर की धारा बह रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इन सिरा, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभव का अंतर कितना है। इसमें जो विभव जो बह रहा है उसके बीच, इस दोनों के बीच के विभव का अंतर क्या है वही बताना है हमको। ठीक, तो हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम जैसे कि जानते हैं ओम के नियम से क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ओम के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पे I का मान दे रखा है 2 एम्पियर और R का मान दे रखा है 5। तो 5 दूनी 10 वोल्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। इन दोनों बीच के जो विभव का अंतर है या विभवांतर है वो है 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो इसमें होते हैं शॉर्ट सर्किट का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, किसका बना होता है। तो होते हैं निकेल, क्रोमियम, लोहा और मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और एक आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल होगा। इनका बीच का बल क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी ये कूलम के नियम के अनुसार जो है, ठीक है, बल जो होता है, बल किन्हीं भी ब्रह्मांड के 2 आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि बल जो होता है, कोई 2 यदि आवेश है Q1 Q2, गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और दूसरा क्या है कि बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि 1/r², यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे कि हम यहाँ देखें तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे इस तरह से देखें कि कोई 2 आवेश है। ठीक है, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम Q1 और इसको मानते हैं हम Q2 मान लेते हैं। और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है यहीं से कि जो है F जो होगा F समानुपाती Q1
Q2 बट्टा में R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक आ जाएंगे F बराबर आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट होता है एक, उस कांस्टेंट से भी मतलब नहीं हमको, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर हो जाएगा। और सवाल में हमको जो कह रहा है उसमें इसमें से किसी एक आवेश के, इसमें से क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए और एक आवेश को दुगुना कर देंगे। इनमें से किसी एक आवेश को दुगुना कर देते हैं, किसी भी एक आवेश को। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम पहला को मान लेते दुगुना कर दीजिए, 2Q1 8Q2 लिख देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। R और बीच की दूरी क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया जाए, यानी कि R/2 हो गया, इसका स्क्वायर करना है। ठीक, अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पे बट्टा में 2 ऊपर 2 हो गए, नीचे में R, यानी Q1 Q2 तो होगा ही ना, Q1 Q2 तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। R स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे, R/4 हो जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीपल हो करके तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएंगे। और Q1 अपन में Q2 Q1 इंटू Q2 जो होगा बटा में R, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारा F हो जाता है, F बराबर हो जाते हैं तो 8 गुना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8 फोर्स हो जाएंगे, 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया, बल्ब की कुंडली में बहती धारा का मान होगा। तो धारा का मान पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि एक तार है, उसमें एक बल्ब को क्या कर दिया है, लटका दिया गया है। अरे यार, एक बल्ब को लटका दिया, मान लीजिए ये बल्ब है। ठीक, और इसमें क्या कर रहा है, इस तार से 220 वोल्ट वाले इसमें 220 वोल्ट का विभवांतर इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, विद्युत विभव प्रवाहित किया जा रहा है, और ये बल्ब है 40 वाट का, कितने वाट का, 40 वाट का है, यानी कि इसकी शक्ति कितनी है, 40 वाट की है, और इसका विभव इसमें कितना दिया जा रहा है, 220 वोल्ट का विभव इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें बहती हुई धारा कितना है, इस तार में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो कितना है, इसमें धारा का प्रवाह है वो कितना है, इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, हम देखें, हम यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति मतलब इकाई समय में किए गए कार्य की दर, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, P बराबर VI होते हैं। तो V का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, क्या दे रखे हैं, 220 दे रखे हैं, और धारा का मान पूछ रहे हैं, और शक्ति कितना 40 वाट है। तो ये यहाँ पे कट गए, और इसको काटेंगे हम, इसको हम काटेंगे। ठीक है, 11 यहाँ पे ये कटेगा तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि धारा का मान जो हो जाएगा, I का जो मान हो जाएंगे वो हो जाएंगे, उस तरफ जाकर 2 बटा क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 2 बटा 11 हो जाएगा, 2 बटा 11 क्या एम्पियर, 2 बटा 11 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक, ये होगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे इसका, 2 बटा 11 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक चालक तार का प्रतिरोध 220 ओम है, इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। एक चालक तार है, ठीक है, जिसमें 220 ओम है, जिसमें प्रतिरोध जो है, जिसका प्रतिरोध 220 ओम है, और इसमें से 110 वोल्ट, कितना 110 वोल्ट का विभव प्रवाहित किया जा रहा है। क्या प्रवाहित किया, 110 वोल्ट का विद्युत विभव प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है, तो स्रोत से जोड़ा गया, क्या पूछ रहा है, तो इसमें धारा का मान पूछ रहा है, इसमें कितना धारा बह रहा है, इसमें
धारा जो बह रहा है वो कितना, वो इसमें पूछ रहा है और वही हमें बताना है। तो चलिए चलते हैं हम ओम के नियम से। ओम के नियम से भी बराबर क्या होते हैं, आई आर होता है। यहाँ पे भी का मान दिया गया है, कितना दिया है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट दिया है, ठीक है। और आई यानी धारा का मान जो दिया है यहाँ पे वही पूछ रहा है, और आर का मान दिया है 220, तो आई गुना आर का मान दिया है 220 ओम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 220, यहाँ पे ये जीरो एक यहाँ पे है, 11 दूनी 22 चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो आई का मान जो हो जाएंगे, आई का मान जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2, अर्थात ऑप्शन में क्या हो जाएंगे 0.5 एम्पियर आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, इसका आंसर हो जाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2, और ये किस में है, ये श्रेणीबद्ध में। तो श्रेणी क्रम के लिए हो जाएंगे R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर समांतर क्रम में पूछे, श्रेणी क्रम में यदि समतुल्य प्रतिरोध पूछे, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध पूछे, तो आर जो होता है, ठीक है, आर का जो मान होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस डैश करके आगे तक जाते रहेगा, ठीक है। वही यदि समांतर क्रम में पूछ ले, प्रतिरोध R1 R2 R2 इस तरह से है उसका प्रतिरोध, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा, किसमें, समांतर क्रम में यदि पूछ दिया तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसमें 1/R हो जाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से और भी है प्रतिरोध, तो और आगे होते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा। यहाँ पे मन लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हुए हैं। तो क्या दे रखा है, शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे सवाल में ही कहता है यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे, 100 वाट वाले बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलता है तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या होगा। मतलब प्रत्येक दिन जो है विद्युत ऊर्जा, बिजली जो खत्म होता है, घर में जो बिजली आते हैं वो होता है यूनिट में, किस में होता है, यूनिट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें जो शक्ति जो खर्च हो रहा है, 100 वाट का जो बल्ब है, 10 बल्ब है, कितना बल्ब है, 100 वाट का 10 बल्ब है। जैसे कि यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है, तो 100 वाट का जो है बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब। अब एक बल्ब नहीं, यहाँ पे 10 बल्ब है, कितना है, बल्बों की संख्या 10 है, मतलब उपकरण की संख्या। तो बल्ब क्या है, यहाँ पे उपकरण हो गया, बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या, यानी कि ये क्या हो गया, उपकरण की संख्या, क्या हो गया, उपकरण की संख्या। बल्ब क्या उपकरण है, तो उपकरण की संख्या हो गया, उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या हमने शॉर्ट में लिख दिया संख्या पे। और ये कितना है, ये टोटल 10 है, कितना है, 10 है। 100 वाट का जो बल्ब है 10 है, तो 100 वाट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो 100 वाट का जो बल्ब लिखी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ 1 घंटा में 100 वाट क्या होता है, 100 वाट शक्ति खपत होता है इसमें, ठीक है, 100 वाट शक्ति खपत होता है इस बल्ब के जलने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शक्ति भी दे रखा है, शक्ति जो दे रखे हैं, शक्ति को P फॉर पावर होता है, तो शक्ति कितना है, 100 वाट है, कितना है, 100 वाट है। और यहाँ पे दे रखा है, समय दे रखा है, कितना दे रखा है, समय जो है हमारे यहाँ पे, समय जो है, समय को T से सूचित करते हैं, तो समय हो गया
समय यहाँ पे है 1 घंटा दिया है, 1 आवर दिया है। तो हमें यूनिट निकालने के लिए यानी कि जो खपत होता है ऊर्जा, उसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उपकरण की संख्या। क्या होते हैं? उपकरण की संख्या गुना में होता है शक्ति, और गुना हो जाएंगे यहाँ पे उपकरण की संख्या हो गए और शक्ति हो गए, और यहाँ पे हो जाता है घंटा। जो समय है किस में होता है? इसमें घंटा में ले जाते हैं समय को, घंटा में। इसमें बड़ा मात्रक चाहिए पे, समय का बड़ी मात्रक होता है, इसमें घंटा का आवश्यकता। और 1000 से हम यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि जो है यूनिट को हम यू से डिनोट करेंगे। तो यूनिट यानी कि यहाँ पे उपकरण संख्या कितना था? 10। कितना था यहाँ पे? जरा देखो, उपकरण संख्या कितना यहाँ पे है? 10 है। क्या है? 10 है। तो हमने 10 लिख दिया, ठीक, 10। और फिर क्या है? शक्ति कितना है? 100 वाट। शक्ति पी जो है शक्ति यहाँ पे कितना है? 100 वाट। 10 से गुना कर देंगे, ठीक। और फिर क्या यहाँ पे है? फिर गुना में क्या हो जाएंगे? फिर घंटा कितना दे रखा है? समय 1। तो 1 यहाँ पर दे दिए। अब जो है टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे? अब बट्टा में 1000 भी है, ठीक है नहीं? यहाँ पे बल्ब संख्या है तो 100 वाट का यहाँ पे है। ये कट गए, 3 शून्य होंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, सब तीनों के तीनों कट जाएंगे। तो आंसर कितना होगा? 1 यूनिट। कितना आ गया आंसर? 1 यूनिट। तो इसमें जो खपत हो रहा है कितना हो रहा है? 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, ए और बी दो प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। उसमें समतुल्य प्रतिरोध होंगे तो प्रत्येक से कम होगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक से कम होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे हम मानते हैं कि कोई भी प्रतिरोध मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोध R1 जिसका मान 5 ओम है, ठीक है, और कोई प्रतिरोध R2 है, हम अपना मान रहे हैं, कोई प्रतिरोध R2 है जिसका मान जो है 10 ओम है, और कोई प्रतिरोध R3 है, जिसका मान कितना है? हम अपना मान से मान रहे हैं, ठीक है, जिसका मान 10 ओम है, ठीक। अब इसको हम किस में समायोजित कर रहे हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r का फॉर्मूला होता है 1/r1, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, ठीक। अब इस मान कितना है? 5 ओम। तो 1/5 हम लिख दिए, और दूसरा हमने क्या रखा? 1/10 ओम, तीसरा 1/10 ओम, फिर तीसरा भी हमने 10 ही लिए, ठीक है। तो इसका जब हम बनाएंगे, हम 1/, जो आर आ रहा है कितना आ जाएंगे? सबका यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 10 होगा, 10 हो जाएंगे। और वहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, करोगे 2 4, 4/10 हो जाएंगे। और हमको यहाँ पे आर का मान चाहिए तो पलट देंगे, कितना हो जाएगा? 10/4 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? कट कुट करके ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 2 आएगा, 4 5 20, 2.5 आया। कितना आया? 2.5 ओम आया। अब यहाँ पे ज़रा देखो, आर समतुल्य प्रतिरोध, ये क्या आया? समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य प्रतिरोध मान आया है 2.5 ओम, 2.5 ओम आया, ठीक है। और यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना है? 5 ओम है, R2 वैल्यू 10 ओम है, फिर R3 वैल्यू 10 ओम है। तो इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध को जो मान आया है, इसमें से प्रत्येक के मान से छोटा है। 2.5 ओम है तो R1 का वैल्यू देखो 5 ओम है, छोटा है समतुल्य प्रतिरोध मान।
R2 का मान यहाँ पे 10 ओम है, तो इसमें क्या है 2.5 ओम है, छोटा है R2 से। समतुल्य प्रतिरोध का मान R3 का मान यहाँ पे 10 ओम है, तो यहाँ पे कितना है 2.5 ओम है समतुल्य प्रतिरोध मान, जो कि वहाँ के मान से छोटा है। तो इसलिए जो है प्रत्येक से कम होगा समतुल्य प्रतिरोध, किस में, समांतर क्रम में। यहाँ पे पार्श्वबद्ध मतलब होता है समांतर क्रम, पार्श्वबद्ध मतलब क्या होता है। अगला सवाल है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। पार्श्वबद्ध मतलब होता है समांतर क्रम, क्या होते हैं, समांतर क्रम होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। समझो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है 220 वोल्ट किसी बल्ब से, कोई बल्ब है, कोई विद्युत बल्ब है, किसी तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या बल्ब है और ये किसी तार से जुड़ा हुआ है, ठीक। और इसमें जो विभवांतर है, विभव जो है वो 220 वोल्ट की है। विद्युत विभव कितना है 220 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है 220 वोल्ट की इसमें विद्युत विभव प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसमें जो धारा है, इसमें धारा जो है आई, वो इसमें बह रहा है, वो इसमें है 5/11 एम्पियर बह रहा है। तो इसमें सवाल पूछ रहा है इसमें जो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। इसमें जो 220 वोल्ट देंगे और 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें ये कितने शक्ति देगा, उत्पन्न करेगा 1 घंटा में। तो P बराबर हमसे पूछ रहा है। तो हम जैसे कि जानते हैं P बराबर होता है, सूत्र होता है P बराबर VI होते हैं, जहाँ पे P शक्ति है, V विद्युत विभव है, I विद्युत धारा है। तो P का मान हमें ज्ञात करना है और V का मान इसमें हमको दे रखा है 220। कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। और I का मान जो दे रखा है यहाँ पे कितना है 5/11 एम्पियर है कि नहीं है। 5/11 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 5/11, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे रख दिए तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 20 बचे कितना हो गया 100, 20 बचे 100, तो 100 वाट हो गया। क्या हो गया 100 वाट। 100 वाट इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 60 वाट का 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है। 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। फिर वही बात है, बढ़िया सवाल है, समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है 2 बल्ब है। कितने बल्ब है 2 बल्ब है। तो बल्ब की संख्या कितना दे रखा है यहाँ पे 2 है। बल्ब की संख्या, बल्ब की जी संख्या दिया हुआ है इसमें वो है 2 है, ठीक है। बल्ब संख्या कितना है 2 है। 5 घंटे जलता है। कितने घंटे जलते हैं 5 घंटे जलते हैं। समय यानी टी, दोनों बल्ब जो जलता है 5 घंटा डेली जलता है, ठीक है। विद्युत बल्ब जो है 5 घंटे डेली जलते हैं। और फिर कहता है 30 दिन, कितना 30 दिन तक जलता है, समझ में। और इसमें शक्ति जो दे रखा है, शक्ति P जो है वो है कितना 60 वाट। ये जो बल्ब है 60 वाट का है। मतलब समझना यहाँ पे कि ये तार है और इस तार में से ये जो है बल्ब है और एक बल्ब ही कहीं पे एक और बल्ब लगा हुआ है। दोनों को दोनों बल्ब जो है कितने वाट का है 60 वाट का है, ठीक है। और इसमें से और ये 5 घंटे डेली 5 घंटे जलता है, डेली 5 घंटे जलते हैं, ठीक है। और वही पूछ रहा है कि 30 दिन में कितना मतलब ऊर्जा इसमें खपत होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है यूनिट के लिए, 1 यूनिट, यानी कि यूनिट के लिए फॉर्मूला होता है,
यूनिट के लिए फॉर्मूला होते हैं हमारे बल्ब की संख्या यानी उपकरण की संख्या। बल्ब क्या है? उपकरण है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे बल्ब लिख लेते हैं। बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या शॉर्ट में, और गुना शक्ति, क्या हो जाएंगे? शक्ति, और गुना में क्या हो जाएंगे? गुना में हो जाएंगे हमारे समय, जो घंटा में लिया जाता है, और बट्टा में 1000 से डिवाइड करना होता है। 1000 से भाग दे दिए। और बल्ब की संख्या कितना यहाँ पे है? जरा देखिए, बल्ब की जो संख्या है यहाँ पे 2 है। कितना है? 2 है। बल्ब की संख्या 2 है, तो हमने 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। और शक्ति कितना वाट का है? 60 वाट की है। शक्ति जो है 60 वाट की, तो यहाँ पे हम 60 से गुना करेंगे। ठीक है। और समय कितना ले रहा है? यहाँ पे समय जो ले जा रहा है 5 घंटे लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 5 से गुना कर देंगे। ठीक, और हम 1000 से भाग दे देंगे। ये कितने दिन का निकल रहा है? 1 दिन का निकलेगा। कितने दिन का? 1 दिन का निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ गया कम से ख़त्म हो जाएंगे। और ये 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 10 के 100, इस तरह से हो जाएंगे। तो 2 बल्ब है, 60 वाट का है, और 5 घंटे डेली जलते हैं। ठीक है, तो 0 0 चले गए, 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें कितना आया यूनिट? 1 दिन में हमारा खर्च जो होता है यूनिट, वो हो जा रहा है यहाँ पे 6/10 यूनिट खर्च हो रहा है। 6/10 यूनिट खर्च हो रहा है। यूनिट निकल गया। 1 दिन में इतना खर्च होता है। 1 दिन में इतना यूनिट खर्च हो रहा है। तो इसमें सवाल में बोल रहा है 30 दिन में कितना खर्च होगा? 30 दिन में, 30 दिन के महीना में। यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में कि 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो मान होगा 30 दिन में, वही समझना हमें। 30 दिन में जो खर्च होगा, 30 दिन में, वो हमको निकला था 1 दिन का। कितने दिन का निकला था? 1 दिन का मान निकला है। ये जो मान निकला है 1 दिन का मिला है। ठीक है, 6.10 यूनिट जो है ये 1 दिन का मान है। अब 30 दिन के निकालेंगे, तो 30 से गुना कर देंगे हम उसी यूनिट में, तो क्या हो जाएंगे? 30 गुना कितना निकला यहाँ पे है लिखा हुआ है 6/10 है। 6/10 यूनिट आया, तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे 6/10 यूनिट से। यहाँ पे क्या हो गया? 0 0 चले गए, तो 3 6 18। कितना यूनिट आया? 18 यूनिट क्या हो रहा है यहाँ पे खर्च हो रहा है 1 महीना में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 18। और 1 यूनिट यानी कि किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है, तो 18 किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यूनिट की जगह पे, इस यूनिट की जगह पर हम किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं। तो 18 किलोवाट घंटा भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगला सवाल है, एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 60 वाट अंकित है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है। अंकित है का क्या मतलब? यहाँ पे अंकित है का मतलब है जैसे कि हम बल्ब खरीदते हैं तो उसके खोला पे लिखा रहता है 200 वोल्ट रहता है, 240 220 वोल्ट, इस प्रकार से हम यहाँ मतलब समझा रहे हैं हम कि उस बल्ब पे मान लो कि खोला पे रहेगा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट विभव रहेगा, और 60 वाट उसकी शक्ति होती है। ठीक है, मान लो कि एक बल्ब है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है? बल्ब है। ठीक, और ये जल रहा है, तो ये किसी तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो विभव जा रहा है, इसमें विभव है वो 200 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की? 200 वोल्ट की है। और इसके अंदर में तंतु लगा हुआ है। क्या लगे हुए हैं? तंतु लगे हुए हैं। ठीक है, तंतु लगा हुआ है, और इसमें जो शक्ति है P जो है 1 घंटा में जो कार्य करता है वो ये
60 वाट का कार्य करता है। कितने वाट कार्य करता है? 60 वाट कार्य करता है। और इसका पूछ रहा है रेसिस्टेंस, ये जो तंतु है इसका रेसिस्टेंस पूछा रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है कितना होगा। अब प्रतिरोध का मतलब होता है जो विद्युत धारा का प्रवाहित करने होने से विरोध करे, ठीक है, रोके उसको, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, रोकने का काम करता है। तो हम P बराबर एक फार्मूला है, इसे हम जानेंगे। P बराबर होता है V² बट्टा R होता है। तो यहाँ से हम R को उठा करके बगल कर लेते हैं। R बराबर क्या हो जाएंगे? R बराबर हो जाएंगे V² बट्टा P हो जाएगा, ठीक है, V² बट्टा P हो जाएंगे। तो V का मान कितना वहाँ पे 200 है। V का मान कितना दिया? वोल्ट का मान 200 दे रखा है यहाँ पे, ठीक। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 200 स्क्वायर में है, तो इसका मतलब 2 बार वर्ग है, ठीक। अब बट्टा में कितना? यह है P, शक्ति है। तो P यानी शक्ति का मान कितना दे रखा है? शक्ति का मान दे 60 वाट। तो हम लिख देंगे 60 देंगे। ये 0 ये शून्य गए तो 6 से यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएंगे? 2000। कितना आ जाएगा? 2000 बट्टा में 3। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो इसका आंसर ही हो जाएंगे 2000 बट्टा 3 ओम। 2000 बट्टा 3 ओम आया है, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2000 बट्टा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जब 1.5 वोल्ट है तब चालक प्रभावित होने वाली धारा 0.05 एम्पियर है। यदि विभवांतर 3 वोल्ट हो जाए तो चालक से प्रभावित होने वाली धारा होगी। समझो कहा क्या रहा है सवाल। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर मतलब कोई ये मान लीजिए कि ये चालक है, कोई भी चीज़ चालक है, ठीक। और यहाँ क्या कह रहे हैं? चालक के सिरों के बीच ये सिरा है और इसका बिंदु अंत बिंदु है, ठीक है। ये क्या है? द्वंद्व बिंदु है, ये भी द्वंद्व बिंदु है, ये भी बिंदु है और ये भी बिंदु है, ठीक। तो यहाँ पे इनके बीच के विभव का अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इनके बीच के जो विभवांतर दे रखा है वो है विभवांतर जो दे रखे हैं वो है 1.5 वोल्ट है। कितना है? 1.5 वोल्ट है, ठीक, इतना दे रखा है। फिर कहते हैं यहाँ पे इस तब चालक प्रभावित होने वाली धारा 0.05 एम्पियर है। तब कहता है इसमें जो धारा बहता है ना, इसमें जो धारा जो होता है वो कितना? 0.05 एम्पियर होते हैं, 0.05 एम्पियर होता है, ठीक। फिर कहता है यदि विभवांतर 3 वोल्ट हो जाए। अब इसी तार में क्या होता है? विभवांतर को क्या करते हैं? हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब इसी तार में हम इसके बीच जो विभवांतर अब हम मान लेते हैं, इसको हम V1 मानते हैं, ठीक। इसको हम V2 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। अब हो गया है कितना? 3। तो हमें ज्ञात क्या करना होगा? हमें ज्ञात करना होगा I2 ज्ञात करना है। इसमें धारा कितना होगा यह ना ज्ञात करना है। I2 हमको ज्ञात करना है। I2 कितना होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? V1 अपॉन में V2 होता है। इसको I1 मान लीजिए, ठीक। V1 अपॉन में V2, I1 अपॉन में I2 होता है। ये फॉर्मूला होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूला को हम बनाएंगे। यहाँ पे V1 का मान कितना दे रखा है? 1.5। तो हम रख देंगे 1 हम रख देंगे यहाँ पे 1.5। और V2 का कितना मान दे रखा है? V2
V2 का मान दे रखा है, यहाँ पे 3 दिया है, 3 यहाँ पर रख देंगे, 3 बराबर इक्वल टू I1 अपॉन में I2। तो I1 कितना दे रखा है हमको, I1 का मान दिया है 0.05 अपॉन में I2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे 1.5 दूनी कितना हो जाता है, 3 हो जाएंगे, ठीक। अब ई मल्टीपल होकर के I2 का जो वैल्यू आएगा बराबर में उधर जाके गुना हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीफिकेशन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीफिकेशन होगा। तो I2 यहाँ पे इधर चलाएंगे, अब ये गुना होकर 2 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएंगे 0.05 गुना में क्या हो जाएंगे, गुना में 2 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएंगे 0.10 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो यही आंसर हो जाएंगे 0.01 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अपना सुझाव दें। यह भी बताएं कि आपको किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।